हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से BHDE 106 का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राकृतिक भाषाएं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लगभग एग्जाम में है, हमेशा आते रहता है। तो इस टॉपिक को पढ़ के जाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक भाषाएं जो होती हैं, उन भाषाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 भाषाएं आती हैं। पहला है सौर सैनी भाषा, दूसरा है पैसाची भाषा, तीसरा है महाराष्ट्री भाषा, चौथा है अर्धमागधी भाषा और सबसे अंतिम भाषा जो है वह मागधी भाषा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक भाषा के अंतर्गत प्राकृतिक बोलियों के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है पांच भाषाएं बोली जाती हैं। वह हैं सौर सैनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी भाषाएं। अब हम एक एक करके इन भाषाओं के बोले जाने वाले क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि यह भाषाएं जो हैं, यानी कि प्राकृतिक बोली के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं, ये भाषाएं किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो सबसे पहला भाषा है सौर सैनी भाषा, यानी कि सौर सैनी भाषा जो है वह प्राकृतिक बोलियों के अंतर्गत बोले जाने वाली पहली भाषा है। यह भाषा मुख्य रूप से जो मथुरा और सूरसेन प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है थी। मध्य देश की बोली से विकसित होने के कारण साहित्य के क्षेत्र में इसे अधिक मान्यता प्राप्त हुई। कहने का मतलब यह है कि मध्य देश की बोली से विकसित होने के कारण साहित्य के क्षेत्र में इस भाषा का अधिक मान्यता प्राप्त हुआ और इसीलिए यह संस्कृत से अधिक प्रभावित भी है। संस्कृत के नाटकों में हम स्त्री आदि पात्रों की भाषा के रूप में मुख्य रूप से सौर सैनी प्राकृत का ही प्रयोग मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि सौर सैनी भाषा के अंतर्गत जो है बहुत सारी जो नाटक लिखी गई थी, उन नाटकों में सौर सैनी भाषा का जो मेल मिलावट जो है वह ज़्यादा दिखाई देता है। यानी कि जो पुरानी नाटकें लिखी गई थी, उन नाटकों में सौर सैनी भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ और साथ ही साथ सौर सैनी भाषा जो है वह दिगंबर जैन संप्रदाय जो थे वे सब अपने धार्मिक साहित्य में इन भाषाओं का प्रयोग करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सौर सैनी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से दिगंबर जैन संप्रदाय के धार्मिक साहित्यों में इस भाषा का उल्लेख हमें दिखाई देता है। अगला है पैसाची भाषा। पैसाची भाषा जो है महाभारत में पिशाच जाति का उल्लेख है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में बसी थी। यानी कि महाभारत में पिशाच जाति का उल्लेख किया गया है और यह जाति जो है मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम में बसी थी। इसका स्थान आज के कश्मीर के आसपास माना जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि पैसाची भाषा के बोलने वाले जो क्षेत्र है अब वह कश्मीर के आसपास माना जाता है। पैसाची प्राकृत पिशाच जाति की भाषा थी। यह उल्लेख किया जा चुका है कि कश्मीर भारत ईरानी उपकूल की शाखा दरद भाषाओं का केंद्र था, इसलिए पैसाची भाषा में दरद भाषा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस भाषा में साहित्य उपलब्ध नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पैसाची भाषा में किसी भी तरीके का साहित्य उपलब्ध नहीं है। इस भाषा का प्रयोग हम साहित्य रचना करने के लिए नहीं करते, लेकिन यह भी माना जाता है कि इसमें विपुल साहित्य था जो कि मूलतः पैसाची में था, लेकिन अब यह मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, बल्कि संस्कृत में ही बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर आदि के नाम से उपलब्ध है। नेक्स्ट है महाराष्ट्री भाषा।
महाराष्ट्रीय भाषा भी प्राकृत बोलियों के अंतर्गत बोले जाने वाली भाषा है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे आजकल के महाराष्ट्र से न जोड़कर पूरे देश के संदर्भ में महाराष्ट्र यानी पूरे भारत की भाषा मानते हैं। यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे सौर सैनी के निकट की भाषा मानते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, महाराष्ट्रीय जो भाषा है मुख्य रूप से इसका मूल स्थान महाराष्ट्र है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि यह भाषा न केवल महाराष्ट्र का ही है बल्कि पूरे देश की जो है यह भाषा है। यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे सौर सैनी के निकट की भाषा मानते हैं। तथ्य चाहे जो भी हो, महाराष्ट्रीय प्राकृत एक प्रमुख भाषा थी। उसमें विपुल साहित्य रचना मिलती है। गाथा सप्तशती यानी गाहा सतसई इसकी प्रमुख रचना है। कालिदास, हर्ष और आदि ने अपने नाटकों में इसी भाषा का उपयोग किया। जैनियों ने इसमें धार्मिक ग्रंथ गद्य में लिखे हैं, जिस कारण उनकी भाषा को जैन महाराष्ट्री भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्रीय जो भाषा है वह प्राकृत बोली के अंतर्गत बोले जाने वाली भाषा है, और यह मुख्य रूप से पहले महाराष्ट्र की जो भाषा थी, लेकिन विद्वानों ने इस भाषा को पूरे भारत से जोड़ दिया। और यही कारण है कि इस भाषा को कुछ विद्वान जो है सौर सैनी के निकट की भाषा मानते हैं। और कहा जाता है कि इस गाथा सप्तशती एक प्रमुख रचना है जिसमें महाराष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया गया है। कालिदास जी ने और हर्ष आदि ने भी अपने विभिन्न प्रकार के नाटकों में इन भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। जैनियों ने भी अपने धार्मिक ग्रंथों में भी महाराष्ट्रीय भाषा को सामने लाया है। अगला है अर्धमागधी भाषा। अर्धमागधी भाषा भी प्राकृतिक बोली के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस भाषा का क्षेत्र सौर सैनी और मगधी के बीच में है। यानी कह सकते हैं कि अर्धमागधी जो भाषा है वह सौर सैनी और मगधी के बीच बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए वह आधी मगधी है। यानी हम कह सकते हैं कि यह प्राचीन कौशल के आसपास की भाषा है। जैनियों ने इस भाषा का प्रयोग अपने साहित्य रचना के लिए किया था। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, अर्धमागधी जो भाषा है वह इस भाषा का जो क्षेत्र है ऐसा माना जाता है कि यह भाषा मुख्य रूप से सौर सैनी और मगधी के बीच वाले स्थानों में जो है इस तरह की भाषाएं मिलती है, इसलिए यह भाषा आधी मागधी है। यानी हम कह सकते हैं कि यह प्राचीन कौशल के आसपास की भाषा है और जैनियों ने इस भाषा का प्रयोग अपने साहित्य रचना के लिए किया था। अगला है मागधी भाषा। जैसे कि नाम से स्पष्ट है यह मगध की भाषा है। इसी को गौड़ी भी कहते हैं। इस भाषा में अधिक साहित्य रचना नहीं मिलती है। यानी कि फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि मागधी भाषा जो है वह प्राकृतिक बोली के अंतर्गत बोली जाने वाली पश्चिमी भाषा है और यह भाषा मगध की भाषा है। इस भाषा को हम गौड़ी भी कहते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिसमें साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं की रचना करने के लिए इस भाषा को प्रयोग में नहीं लाया। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक भाषाएं भी मिलती है जो बहुत ही समृद्ध और महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक भाषा के प्राकृतिक बोलियों के अंतर्गत मुख्य रूप से बोली जाने वाली 5 भाषाएं हैं। पहला है सौर सैनी भाषा, दूसरा है पैसाची भाषा, तीसरा महाराष्ट्रीय भाषा, चौथा है अर्धमागधी भाषा और पांचवा है मागधी भाषा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये जो है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्न को पढ़ के आप जा सकते हैं जिससे कि अच्छा नंबर आप पा सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।